नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। तो कल हमने पार्ट 8+9 दो पार्ट हमने कंप्लीट किए। 50 मिनट का हमारा वीडियो था, तो उसमें इंपॉर्टेंट जो बातें एग्जाम ओरिएंटेड थी वो मस्कुलर सिस्टम और उससे रिलेटेड हमने की थी। आज मैं पार्ट नंबर 10 लेके आ गया हूँ डायरेक्टली भाई, पार्ट नंबर 10, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कवर करेंगे। कल जो हमने टॉपिक किया उससे रिलेटेड भाई कुछ एक क्वेश्चन रह गए थे। जैसे हमने पढ़ा था स्किन की जो परत होती हैं, और फिर हमने हार्ट की 3 परतें पढ़ी, उसी प्रकार से मसल की भी 3 परत होती हैं, वो हमारे लिए जाननी जरूरी है। सबसे बाहरी जो मसल सबसे बाहरी जो मसल की परत है वो है एपीमाइसियम। एपीमाइसियम ये है भाई आउटर लेयर ऑफ मसल। आउटर लेयर ऑफ मसल, ठीक है, याद रखना भाई, एपीमाइसियम आउटर लेयर ऑफ मसल। हमने डिस्कशन किया था मसल्स जो फाइबर से मिलके बनती है, जिसके अंदर फास्ट विच और स्लोट विच दो प्रकार के फाइबर होते हैं। तो जितने भी मसल फाइबर से जो फाइबर्स होते हैं उनसे मिलके मसल्स बननी होती है ना, उन सभी को इकट्ठा बांध के ये परत रखती है। ठीक है, जैसे बाइसेप मसल फाइबर से मिलके बनी है, तो क्या करेगी, इन सभी को बांध के रखेगी। समझ गई इतनी सी बात भी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी परत है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम ये क्या करेगी जो मसल्स बनती है ना, उसमें अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप होते हैं मसल फाइबर के, वो मिलते हैं आपस में, फिर मसल्स बनाते हैं। तो मतलब हो सकता है एक मसल में 4 जो मसल फाइबर के ग्रुप हो, 5 हो, तो जो सिंगल जो ग्रुप होता है उसको रखती है। मतलब ये मिडिल लेयर मान के चलो इसे, ठीक है, मिडिल लेयर मान के चलो भाई। जो मसल्स फाइबर के जो ग्रुप बनते हैं ना, उनको जो है ये बांध के रखती है पेरीमाइसियम। और हर जो फाइबर होता है उसके बाहर की जो परत होती है वो होती है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, ठीक है, जो ईच फाइबर के बाहर से होती है। जो हर फाइबर को कवर किए रखती है। ये कुछ एक जो फाइबर होते हैं उनके ग्रुप को, और ये मसल के जितने भी फाइबर्स के बंडल हो गए अलग अलग, उन सभी को ये 3 परत हमें याद रखनी है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, तीनों ही परत हमने याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इसके बाद एक जो क्वेश्चन बन सकता है, जो मसल जो फाइबर होते हैं उनके ईच बंडल को किस नाम से, हर एक प्रत्येक बंडल को किस नाम से जाना जाता है। प्रत्येक जो मसल फाइबर के बंडल होते हैं उनके प्रत्येक बंडल को किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम होता है भाई, उसका नाम होता है फेसिकुलस। फेसिकुलस, फेसिकुलस, ठीक है, उसका नाम होता है फेसिकुलस। जो बंडल्स होते हैं फाइबर के, उनके प्रत्येक बंडल को जो बोला जाता है फेसिकुलस। मैंने बताया ना, हर एक जो छोटे छोटे बंडल हो जाते हैं फाइबर्स के, मतलब भाई जैसे मसल बताया, माई एंडो एपीमाइसियम बाहरी पर, तो भाई पता नहीं, हो सकता है किसी मसल में 4 बंडल इकट्ठे होते हो। और ये हमने देखा कि एंडोमाइसियम ईच फाइबर के बाहर से होती है। जब ईच भाई 4-5 जब फाइबर मिलते हैं तो एक बंडल बन जाता है, तो उस बंडल को क्या बोलते हैं, फेसिकुलस, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल। मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट कौन सा होता है, वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। वो होता है भाई मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल, याद रखना, मायोफाइब्रिल जो है मसल्स का कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसकी वजह से बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। मायोफाइब्रिल जो है मसल का
कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है भाई, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसके बाद मसल के अंदर दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, फिर आ सकता है। कौन से? एक्टिन और मायोसिन, दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाए भाई मसल के अंदर। प्रोटीन दो प्रकार के, नंबर 1 एक्टिन, नंबर 2 मायोसिन। ठीक है, ये बात हमने याद रखनी है। दो प्रकार के प्रोटीन जो पाए जाए मसल में, एक्टिन और मायोसिन, ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद मैंने कल आपको दो प्रकार के फाइबर बताए थे, स्लोट विच और फास्ट विच। स्लोट विच जो मसल फाइबर है, जो स्लोट विच इनको रेड मसल फाइबर भी बोला जाता है भाई, ये बात याद रखनी है। और जो फास्ट विच होते हैं उनको वाइट मसल फाइबर बोला जाता है, ये बात उनका दूसरा नाम हमें याद करना है। स्लोट विच को रेड मसल फाइबर और फास्ट विच को वाइट कलर के जो फाइबर्स होते हैं वो बोला जाता है, ये बात हमने याद रखनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही थे भाई जो कल रह गए थे। इसके बाद कल हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ रहे थे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। तो एक जो क्वेश्चन बच गया था भाई, वो बच गया था आपका एथलेटिक हार्ट से रिलेटेड। एथलीट हार्ट क्या होता है? एथलीट हार्ट, जो खिलाड़ी एथलीट होते हैं उनकी प्रैक्टिस से जो उनका हार्ट का साइज इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं भाई एथलेटिक हार्ट, उसको बोलते हैं एथलेटिक हार्ट। और इसका साइंटिफिक नाम जो एग्जाम में आ सका है वो है हाइपरट्रोफिक कंडीशन ऑफ हार्ट। हाइपरट्रोफी, अभी तो हाइपरट्रोफिक भी आ सकता है, हाइपरट्रोफी भी आ सकता है। हाइपरट्रोफी कंडीशन ऑफ हार्ट, इसको बोला जाता है भाई एथलेटिक हार्ट। मतलब जब आप बार बार कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपके हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है हाइपरट्रोफी कंडीशन ऑफ हार्ट। ठीक है, ये समझ गए। आज हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ब्लड से रिलेटेड, जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेंगे। कल हमने हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और स्केलेटल जो भी कहें आप उसको पूरा कर लिया था। आज हम ब्लड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं उनको। ब्लड भाई खून एक कनेक्टिव टिश्यू, हमने शुरुआत में पढ़ा था, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आपस में सप्लाई और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करते हैं, बात हम पढ़ चुके थे। इसके बाद ब्लड के अंदर जो है सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा इसके अंदर कितना होता है। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा ये होता है भाई 55%। और इसके अंदर जो ब्लड सेल होती हैं, ब्लड सेल वो होता है 45%। ठीक है, ये एक प्रकार का भाई क्या बताऊं इसको, चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, वो 55% होता है। और ब्लड सेल जो इसके अंदर होती हैं, आपको पता ना, तीन प्रकार की ब्लड सेल होती हैं, रेड, वाइट और प्लेटलेट्स। ठीक है, तीन प्रकार की आपकी ब्लड सेल होती है, इनको हम डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 55%, ब्लड सेल जो होते हैं 45%, ये बात हमने याद रखनी है। अब जो प्लाज्मा है इसमें भी जो है चीज़ें अलग अलग, ये किससे मिलके बनता है, ये जो है आपका इसके अंदर क्या होता है 91% वाटर होता है भाई, 91% वाटर होता है, ये बात हमने याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। 91% जो प्लाज्मा में पानी होता है, मतलब जो 91% जो प्लाज्मा होता है वो पानी से बना होता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर दूसरे वो भी होते हैं, प्रोटीन हो गया 9%, 0.9% इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि टोटल ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना पाया जाता है, तो वो है भाई 5 से
लीटर टोटल ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, टोटल ब्लड तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ये बात हमने याद रखनी एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद पीएच ऑफ ब्लड, ये कितना होता है भाई? ये होता है 7.4 आपका, 7.4। जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है ये भी है भाई। एक तो टोटल ब्लड 5 से 6 लीटर, हमने पढ़ा था ना कि हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को शुद्ध करता है। तो हाँ, ह्यूमन बीइंग का जितना भी टोटल ब्लड होता है बॉडी में, वो जो है हार्ट 1 मिनट में साफ कर देता है। तो 5 से 6 लीटर तक टोटल ब्लड होता है ह्यूमन बीइंग में। और पीएच कितना हो गया? 7.4। और ये मैंने आपको बता दिया प्लाज्मा और ब्लड सेल कितने होते हैं। प्लाज्मा जो 91% वाटर से बना होता है, ठीक है। ब्लड किसके द्वारा शुद्ध होता है? ब्लड को शुद्ध कौन करता है? किडनी भाई। किडनी ब्लड को शुद्ध करती है, ये बात आपको याद रखनी है। किडनी जो है ब्लड को शुद्ध करती है। किडनी फिल्टर करती है, शुद्ध नहीं भाई। शुद्ध का तो दूसरा मतलब हो जाएगा जो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के, मतलब फिल्टर करती है। जो इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जो है इसमें से निकाल लेती है, इसको छानती है, फिल्टर करती है। फिल्टर करती है ब्लड को भाई किडनी, ये बात हमने याद रखनी है। किडनी फिल्टर करती है, फिर किडनी जो भी इसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पसीना टॉयलेट के द्वारा वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। फिल्टर करने का काम किडनी करेगी आपकी, ठीक है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात आपकी बन सकती है, चलते हैं नेक्स्ट। हमने 3 प्रकार की यहाँ पे वो लिखी थी जो ब्लड सेल होती हैं। एक तो आरबीसी भाई, रेड ब्लड सेल, एक वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उन तीनों के बारे में हम देखेंगे अभी। जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं वो मेरे ख्याल से आज मैं स्लोली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, समझ में भी आ रही होंगी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपकी प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की ब्लड सेल होती हैं भाई। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जो आपकी आरबीसी है इनका दूसरा नाम क्या है? तो इनका दूसरा नाम है भाई एरिथ्रोसाइट्स। ये बात याद रखनी है। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, और जो आपकी डब्ल्यूबीसी है इनको बोला जाता है ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। और जो आपकी ये होती है इनको बोला जाता है थ्रम्बोसाइट्स, ठीक है। ये इन तीनों के दूसरे नाम हैं जो इनको बोला जाता है। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट जो है बोल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन। मतलब ये 120 दिन ही जीती हैं भाई, 120 डेज। 120 दिन में ये मृत होकर दोबारा निर्माण होना शुरू हो जाता है। और इनका 3 to 5 डेज, 3 to 5 डेज। और ये जो है 10 से 12 दिन भाई, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, 10 से 12 दिन ये जीवित रहती हैं। ये 3 से 5 दिन, ये 120 दिन, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है, बनती कहाँ पे है? ये जो आपकी बोन मैरो में बनती है भाई, अस्थि मज्जा में। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई। बोन मैरो में बनती है। एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई, कहाँ पे बनती है? बोन मैरो में। और ये भी आपकी बोन मैरो में ही बनती हैं। इसके अलावा एक स्थान पे और बनती हैं, और आपकी ये लिम्फ नोड में भी बनती हैं भाई, लिम्फ नोड में भी बनती हैं भाई ये, ठीक है। ल्यूकोसाइट 3 से 5 दिन जीती हैं। बोन मैरो लिम्फ नोड में बनती हैं। और ये भी आपकी बोन मैरो में बनती है। जितनी भी ब्लड सेल हैं वो सारी ही बोन मैरो में बनती हैं भाई, ये बात आपको याद रखनी है।
लेकिन ये वाइट ब्लड सेल जो है लिम्फ मोड में भी बनती हैं, लिम्फ नोड सॉरी। इसके बाद ये खत्म कहाँ पे होती हैं? एक तो लीवर में आपकी खत्म होंगी भाई, एक स्प्लीन में, स्प्लीन, ठीक है, इन दोनों जगह ये जो आपकी खत्म हो सकती हैं। इसके अलावा जो है इनका कोई खास स्थान है नहीं, ये अपने आप मरती रहती हैं भाई। और ये भी जो है आपकी, मेरे को देखना पड़ेगा कहीं पे, अगर इनका दे नहीं रखा बुक में, मेरे को फिर से देखना पड़ेगा। और ये भी आपकी स्प्लीन में ही डेड होंगी भाई, और ये भी स्प्लीन में ही डेड होती मिलेंगी आपको, वाइट ब्लड सेल हैं ये भी, ठीक है। इसलिए इनको जो है कबरगाह, स्प्लीन को जो कबरगाह भी बोला जाता है भाई इनकी, ठीक है। स्प्लीन को जो है कबरगाह बोला जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल का, क्योंकि यहाँ पे जाके ये खत्म हो जाती हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी भी स्प्लीन में डेड होती मिलेंगी, और प्लेटलेट्स भी जो स्प्लीन के अंदर ही डेड हो जाती हैं। इसके बाद आरबीसी काम क्या करती हैं आपको पता है? ऑक्सीजन और उसका काम करती हैं, ले जाने लाने का काम करती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती हैं, ये आपको याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी बॉडी की हेल्प करती हैं डब्ल्यूबीसी, और ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती हैं आरबीसी, ठीक है। ये प्लेटलेट्स भाई को चोट वगैरह लग जाए तो ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं, ब्लड का थक्का, ये बात आपको याद रखनी है भाई। ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प कौन करता है? प्लेटलेट्स, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये इन्फेक्शन से लड़ती हैं, ये ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड ये बात है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी की भी भाई एक और इसमें एक सेल होती है, वो है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ये जो है हमारी ब्लड की सबसे बड़ी सेल है भाई, मोनोसाइट, सबसे बड़ी सेल, बिग कहो इसको या बड़ी कहो, जो भी, बिग सेल, सबसे बड़ी सेल जो है हमारी, लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन है? मोनोसाइट। और इसके अलावा जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी है वो है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, ये सबसे छोटी है भाई, ठीक है, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी, लिम्फोसाइट सबसे छोटी, डब्ल्यूबीसी में होती हैं। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल ही होती हैं ये, और सबसे बड़ी मोनोसाइट और सबसे छोटी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा भाई। इसके बाद हमारी बॉडी में एक चीज़ और होती है ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन भाई, हीमोग्लोबिन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो और मैं आपको बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन, इतनी बात भाई आपके समझ में आ गई होंगे मेरे ख्याल से, एक एक बात क्लियर की मैंने, बड़ा स्लोली आज मैं आपको बता रहा हूँ। हीमोग्लोबिन भाई, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्या बात है हमें याद रखनी है? एक तो भाई ये एक प्रकार का जो है प्रोटीन है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, रेड ब्लड सेल के अंदर ये पाया जाता है, एक प्रकार का ये प्रोटीन है हमारी इसका आरबीसी का, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन, ये एक प्रकार के सिलेंडर होते हैं भाई, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है रेड ब्लड सेल के अंदर डलती है और फिर बॉडी में आदान प्रदान होता है, ठीक है। जैसे हम घर पे गैस लेके आते हैं ना सिलेंडर में, वैसे ही ये आरबीसी के अंदर छोटी छोटी सिलेंडर नुमा संरचना होती हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होने की क्षमता होती है। प्रोटीन होता है ये हमारी रेड ब्लड सेल का, ठीक है। हीमोग्लोबिन सिलेंडर नुमा संरचना है जिसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करने की क्षमता होती है, बात आपको याद रखनी है, जो हेल्प करता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाने में, ठीक है। और हीमो जो है दो चीजों से मिलके बनता है भाई, एक तो आयरन आपका लोहा, प्लस एक होता है प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन, ठीक है। इसके नाम का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो हीमो मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन भाई,
ठीक है। ग्लोबिन इसके अंदर ये प्रोटीन है, हीमो का मतलब आयरन, तो ये जो आरबीसी का प्रोटीन इसको बोला जाता है, और ये सिलेंडर संरचना है जो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाने में हेल्प करती है, बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है भाई वो इनकी कमी से होने वाली बीमारियां। इनकी कमी से क्या बीमारियां हो सकती हैं, इनकी कमी से क्या बीमारियां हो सकती हैं, वो जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, लैस, मतलब अगर WBC आपकी बॉडी में कम हो गई तो क्या होगा, क्या हो जाएगा आपको, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया, ठीक है, ल्यूकोमिया, कुछ ऐसा करके नाम है भाई, देख लेना। ये लैस WBC क्या कर देंगी, ल्यूकोमिया नामक बीमारी हो सकती है। अगर RBC कम होगी, लैस RBC रेड ब्लड सेल, तो भाई एनीमिया, एनीमिया जैसी बीमारी आपको हो सकती है अगर RBC आपकी बॉडी में कम हो गई। अगर प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में कम हो जाती हैं तो खून का थक्का नहीं जमेगा भाई, ठीक है, अगर चोट लगी तो। ये बात आपको याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड ये दो ही बातें, ज़्यादा हमें डीपली जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है वो एक बीमारी और है भाई, अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर कम हो जाए, ब्लड शुगर कम हो जाए ना, तो उस बीमारी को क्या बोलोगे आप, उसको बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लो हो गया तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया। ये बात हमें याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड ये बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद कितने प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं ना, तो यहाँ पे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं भाई, A, B एंड AB और O। अब यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जो सबको ब्लड दे सके, एक जो सबसे ब्लड ले सके। जो सबको ब्लड दे सके वो होता है भाई O, और जो सबसे ले सके वो होता है AB। ये बात आपको याद रखनी है, जो सबसे ब्लड ले सके वो AB, और सबको ब्लड दे सके वो है O, ठीक है। सबको दे सकता है भाई, सबको दे सकता है, ठीक है। AB सबसे ले सकता है। ये बात याद हो जाएगी भाई, मैंने लिख के बता दिया, कंफ्यूज ना हुई हो, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है, इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है, अगर किसी के अंदर जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता, मतलब किसी का भाई थक्का नहीं जमता, तो उस बीमारी को क्या बोला जाएगा, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। उस बीमारी को क्या बोला जाएगा, हीमोफीलिया। अगर किसी के अंदर खून का थक्का नहीं जमता है तो उसको बोला जाएगा भाई हीमियो भी बोल सकते हो आप इसको, हीमोफीलिया भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोला जाएगा, हीमोफीलिया। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बोला जाता है, बोलते हैं जिसको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है भाई, इसके अलावा जो है देखना पड़ेगा मेरे को। इसके बाद जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है वो जो ब्लड कैंसर होती है ना भाई, उसको क्या बोला जाता है, ल्यूकीमिया। ये हम जिक्र भी किया था, इसको ब्लड कैंसर भी बोला जाता है भाई, ल्यूकीमिया, ठीक है। ये बात याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती है। इसके बाद है, अगर किसी को आपकी ब्लड सेल काउंट करनी हो उसको क्या बोला जाएगा, हीमोसाइटोमीटर। ब्लड सेल काउंट करने का जो मीटर होता है वो क्या कहलाता है आपका, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर।
बोला जाता है भाई। ब्लड सेल होते हैं उनको काउंट करने वाला आपके अंदर देखनी हो आरबीसी कितनी, डब्ल्यूबीसी कितनी, तो वो ये होगा हीमोसाइटोमीटर। इसके बाद जो क्वेश्चन हो सकता है आपका एग्जाम ओरिएंटेड, मेरे ख्याल से भाई, हाँ कल हमने एक जिक्र और किया था जब हम हार्ट को पढ़ रहे थे ना, ऐसे मैंने 4 वो बनाए थे ना, तो ये जो बिचली जो परत होती है जो हार्ट को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है, इसको सेप्टम बोलते हैं भाई, सेप्टम। और जो हार्ट का पेस मेकर है, वो ऐसे नोड कहलाता है। पेस मेकर बोले तो भाई जो गाड़ी की उसके ऊपर एक्सीलरेट करता हो गाड़ी को, मतलब हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करने वाले जो फंक्शन होता है ना, उसको ऐसे नोड बोलते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, ये भी याद करना। और बीच वाली परत इसको सेप्टम बोलते हैं, ये भी याद करनी है आपको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोई एग्जाम ओरिएंटेड बात मेरे को नज़र नहीं आ रही भाई। हाँ, मेरे ख्याल से बीमारियां मैंने आपको बता दी थी, विटामिन से रिलेटेड बीमारियां हम पढ़ चुके हैं पीछे, दोबारा उनको जो है बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पेशाब होता है यूरिन भाई, उसका पीएच लेवल कई बार पूछ लेते हैं, यूरिन का पीएच लेवल वो क्या हो सकता है आपका, वो आपका हो सकता है भाई पीएच लेवल 6 होता है यूरिन का। जैसे ब्लड का मैंने बताया ना 7.4 अम्लीय अक्षारीय है, उसी प्रकार से यूरिन जो है एक अम्लीय पदार्थ होता है, तो इसका जो पीएच मान है वो 6 होता है। 7 से नीचे होगा तो अम्लीय, 7 से ऊपर होगा तो अक्षारीय हो जाएगा, ठीक है। अम्लीय खट्टा और अक्षारीय जो होता है वो भाई मीठा होता है, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो ये बात थी भाई। इसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेरे ख्याल से उसको कल नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी बच रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों पार्ट्स में कवर कर लेंगे। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात भी हम कोशिश करेंगे कवर करने की, ठीक है। और इसके बाद हमारी जो भाई कुछ एक ग्लैंड हैं वो भी हम पढ़ाएंगे। फिर किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड बात आ जाएंगी, उन्हें पढ़ना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से भाई 5-6 पार्ट में मैं फिजिकल एजुकेशन आपकी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा 100%, जो भी हो, ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं अब, ठीक है। जितने भी हैं डोपिंग वोपिंग योगा वगैरह सब इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो नेक्स्ट वीडियो में तो कवर नहीं होंगी। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपने मैं मैथ से रिलेटेड एक क्लास ले लूँ आपकी, जिस तरह स्टेट का जो हमारा मैथ है ना वो भाई 20 नंबर की रीजनिंग और मैथ है ना वो क्लियर हो जाए, मैं सोच रहा हूँ, कोशिश करूँगा। बाकी 10 पार्ट कंप्लीट हो गए तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में भाई मैं एक बार साइकोलॉजी भी आपकी शुरू करवा दूँ। तो अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन जब कल की वीडियो आओगी ना उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि कल के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और कोशिश करेंगे साइकोलॉजी या मैथ की एक वीडियो ले आवा। साइकोलॉजी की तो भाई लगातार वीडियो बनानी पड़ेंगी 8-10, लेकिन अभी हमारे पास 20 वीडियोज और आनी है हमारी, तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक रहेगा, हमारा पूरा सिस्टम हो जाएगा आपका सिलेबस, आप बेफिक्र रहें। और मैं कोशिश करूँगा हर हाल में साइकोलॉजी को अभी शुरू करने की, क्योंकि मेरे को भी स्टडी करनी पड़ेगी शुरू करने से पहले। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इसी प्रकार के और अधिक वीडियोज आपको चाहिए तो भाई वीडियो को लाइक ठोक दिया करो ज़बरदस्त, ताकि मेरा ही मोटिवेशन बना रहे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।